हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज वर्ग 8 के लिए शुरू करेंगे अध्याय 8.2। इसके पहले मैंने एक वीडियो में 8.1 का सभी प्रश्नों को हल करके भेजा हूं। अभी शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने से पहले हम लोगों को इसमें सबसे पहले सीखना है फार्मूला के विषय में, क्योंकि 8.2 में जो भी सवाल दिया हुआ है वो आपका लाभ हानि पर आधारित प्रश्न है और बट्टा पर है, और वैल्यू एडेड टैक्स के लिए भी सवाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें कुछ फार्मूला है, उन सब फार्मूला को सीख लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली पर हम लोग आएंगे। उदाहरण भी दिया हुआ है, इस सबको हल करने के बाद ही हम लोग प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले इसमें हम लोगों को लाभ हानि से संबंधित कुछ रूल्स को ध्यान में रखना होगा, और ये लाभ हानि के लिए लाभ और हानि, लाभ और हानि में बात आती है बच्चे लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के लिए। हम लोग कोई बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करते हैं तो किस पर्पज से करते हैं, हमारा उसमें उद्देश्य क्या है कि हम लोग कुछ लाभ कमाएं, ठीक ना। जैसे कि अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी है तो उसको ये समझ में आता है घाटा और फायदा, फायदा ही कमाना चाहता है कोई भी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि हम लोग कुछ शब्द ऐसे हैं, क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, फिर लाभ के कौन सा स्थिति में होगा, हानि किस स्थिति में होगा, थोड़ा सा इन सब का ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, क्रय मूल्य के लिए कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या है बच्चे ध्यान दीजिएगा, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि राम ने एक पुस्तक खरीदा, राम ने 100 रुपए की एक पुस्तक खरीदा, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो गया, खरीदने की बात आ गई। और यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिएगा, कोई मूल्य तभी क्रय मूल्य हो सकता है, कभी कभी किसी सवाल में दे देता है क्या कि किसी व्यक्ति ने 500 रुपए का सामान खरीद कर 100 रुपया उसका टेम्पू भाड़ा लगा, मरम्मत पर इतना खर्च हुआ, तो सभी खर्चों को जोड़ करके उसके खरीद मूल्य को जोड़ते हैं, तब जाकर के क्रय मूल्य प्राप्त होता है। लेकिन किसी किसी सवाल में क्या करता है कि पहले ही दे देता है, पहले ही आपको दे देगा क्या कि क्रय मूल्य इतना है, तो आपको क्रय मूल्य ही होगा। अब आइए यहाँ पर विक्रय मूल्य की बात करें, तो विक्रय मूल्य की बात, सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए तो वह मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए तो वह मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, राम ने 100 रुपए की पुस्तक बेची, बात उसमें क्या था कि राम ने 100 रुपए की पुस्तक खरीदा, राम ने 100 रुपए की पुस्तक खरीदा, तो खरीदने की बात आ गई तो वो क्रय मूल्य हो गया।
राम ने 100 रुपए की एक पुस्तक को बेचने की बात आती है तो विक्रय मूल्य हो गया। चलिए बच्चे ध्यान देंगे लाभ और हानि के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। आपको लाभ कब होता है और हानि कब होता है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई वस्तु को हम लोग जितना पैसा में लेते हैं उतना से कुछ अधिक पैसे में अगर बेचते हैं तो आपका लाभ होगा। आप एक कलम को ही देख लीजिए कि 10 रुपए का अगर पेन आप लेते हैं और उसे 12 रुपए में बेचते हैं, यानी समझ में सीधी सी बात है कि आ रहा है आपको कि 10 रुपए की कलम को लेकर 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो 10 रुपया जो आपका तो मेन वैल्यू हो गया जितना में आप खरीदे हैं, और 2 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है आपको उस बिजनेस को, उस व्यापार को करने में, तो वो आपका एक्स्ट्रा पैसा ही आपका लाभ है। दूसरी चीज कि अगर आप वही पेन 10 रुपए में खरीद करके और 8 रुपए में बेचते हैं, मतलब कि आप जितना आपके पॉकेट से जितना पैसा लगा उतना भी पैसा नहीं आ पाया, तो वो कौन सा मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 10 रुपए की वस्तु खरीदे हैं और 8 रुपए में बेचे हैं, यानी कि 2 रुपए की हानि उसमें हो रही है। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहां पर लाभ बराबर क्या होता है। लाभ कब होगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसके लिए। लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य से। ये कौन सा स्थिति हो गया, लाभ। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये जो प्रोसेस है यहां पर, क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से, तो ये कौन सा स्थिति है, लाभ की स्थिति में। लाभ की स्थिति में लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा फॉर्मूला यहां पर आता है कि लाभ की स्थिति में अगर लाभ दिया हो और आपको विक्रय मूल्य निकालना हो, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ऐसा भी होता है कभी कभी कि लाभ ने दिया हुआ है और क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो बस विक्रय मूल्य का फॉर्मूला रख दीजिए। कभी ऐसा भी होता है कि आपको क्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा, विक्रय मूल्य और लाभ दिया है, तो उसमें क्रय मूल्य किस प्रकार से निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। चलिए नोट करते जाइए आप लोग। ये हो गया पहला स्थिति लाभ की स्थिति में। तो लाभ कब होगा, जब आपका यहाँ पर क्रय मूल्य कम होगा विक्रय मूल्य से, तो उस कंडीशन में आपको लाभ होगा। ये लाभ रुपया की स्थिति है, लाभ रुपया की स्थिति में। यहाँ पर प्रतिशत की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा। जब हम शुरू करेंगे उसमें तो प्रतिशत वाली बात आएगी। तो लाभ रुपया की स्थिति में सिर्फ रुपया, ठीक ना, सिर्फ रुपया की बात किया जा रहा है, प्रतिशत की बात नहीं किया जा रहा है। लाभ रुपया की स्थिति में तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर, अगर मान लीजिए कि आपको क्रय मूल्य और लाभ दिया है तो विक्रय मूल्य किस प्रकार से निकालेंगे, अगर आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य और लाभ दिया है तो क्रय मूल्य किस प्रकार से निकालेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। लाभ के लिए भी आप लोग बोल सकते हैं, लिखने के लिए भी आता है कि लाभ कब होगा, तो आप ये डायरेक्शन लिख दीजिए इस प्रकार से, क्रय मूल्य छोटा हो विक्रय मूल्य से तो उस कंडीशन में लाभ होगा। चलिए मिटा देते हैं इसको। और दूसरा कौन सा स्थिति है बच्चों, अब तो लाभ की स्थिति हो गई, लाभ रुपया की स्थिति हो गई। अब दूसरा स्थिति आती है यहाँ पर हानि की स्थिति। तो हानि कब होगा, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य छोटा था और विक्रय मूल्य बड़ा था, तो लाभ हो रहा था। अब यहाँ पर करना क्या है आपको कि विक्रय मूल्य को छोटा कर देना है और क्रय मूल्य को बड़ा कर देना है। तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, हानि होगी।
चलिए दूसरा कंडीशन यहां पर आता है, हानि रुपया की स्थिति में। ये कब होगा बच्चों? हानि रुपया की स्थिति में ये कब स्थिति होगी? जब यहाँ पर क्रय मूल्य अधिक हो विक्रय मूल्य से। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आपको यहाँ पर हानि की स्थिति उत्पन्न होगी। तो हानि बराबर कितना हो जाएगा? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए दूसरा क्या निकल सकता है यहाँ से कि क्रय मूल्य, हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य और प्लस हानि। और तीसरा क्या हो सकता है यहाँ पर? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट करते जाइए सभी लोग। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चे। इसको नोट करने के बाद अब बात आती है यहाँ पर लाभ प्रतिशत की स्थिति में। अगला पॉइंट है वो था लाभ रुपये की स्थिति में, और दूसरा है हानि रुपये की स्थिति में। अब यहाँ पर प्रतिशत की बात करें तो लाभ प्रतिशत, चलिए लिख देते हैं इसको, लाभ प्रतिशत की स्थिति में। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी होगा, क्रय मूल्य कम होगा विक्रय मूल्य से। लेकिन प्रतिशत की बात करें तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 में क्रय मूल्य। और यहीं पर कभी कभी क्या होता है कि लाभ प्रतिशत की स्थिति में विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो चलिए बच्चे अब शुरू करते हैं। लाभ प्रतिशत की स्थिति में लाभ प्रतिशत की स्थिति में, लाभ प्रतिशत की स्थिति में तो पहला नंबर फॉर्मूला इसके लिए क्या आएगा कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 में क्रय मूल्य। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर लाभ प्रतिशत की स्थिति में क्रय मूल्य अगर निकालना हो तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य गुणा 100 में 100 प्लस लाभ। नोट करते जाइए आप लोग। नोट करने के साथ साथ याद भी करना है, नोट करके छोड़ नहीं देना है आप लोगों को। और क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटा में 100। चलिए अब इसमें चौथा नंबर कंडीशन क्या है कि हानि प्रतिशत की स्थिति में हानि प्रतिशत की स्थिति में, हानि प्रतिशत की स्थिति में तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 में क्रय मूल्य। याद रखेंगे। जैसे कि एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि वहां पर अभी क्रय मूल्य अगर छोटा हो विक्रय मूल्य से तो हम लोग के लाभ की स्थिति के लिए बोले। अब क्रय मूल्य अगर बड़ा हो विक्रय मूल्य तो हानि की स्थिति बोले। तो वहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की जो तुलना कर रहे हैं वो रुपया से संबंधित है, वहां पर प्रतिशत वाली बात नहीं है।
अब यहाँ पर क्या है, लाभ प्रतिशत की स्थिति है, तो लाभ प्रतिशत की स्थिति में ये तीनों चीज निकालना पड़ता है। लाभ प्रतिशत निकालना पड़ता है, क्रय मूल्य निकालना पड़ता है, विक्रय मूल्य निकालना पड़ता है। हानि प्रतिशत की स्थिति में भी वैसे ही ठीक इसके प्रकार हानि प्रतिशत निकालेंगे। और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकालना होगा। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस हानि। चलिए नोट कर लीजिए इसको। और तीसरा नंबर पर क्या है कि विक्रय मूल्य निकालना होगा, तो क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि और बटा में 100। चलिए नोट कर लीजिए, लाभ हानि से संबंधित जो भी फॉर्मूला है ये इतना ही है आपका, सही ढंग से याद रखिएगा इसको। सवाल का जो भी सवाल दिया हुआ है वो आप लोग उसको हल कर पाएंगे। कुछ उदाहरण है, इस उदाहरण को ही देखेंगे अभी हम लोग। चलिए मिटा दे इसे। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण नंबर 1 में, उदाहरण नंबर 3 है। उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है, रवि ने एक पुरानी टेलीविजन 3000 रुपये में खरीदा। पुरानी टेलीविजन पुरानी टेलीविजन का खरीद मूल्य लिखते जाएंगे। खरीद मूल्य कितना है, 3000 रुपया है। क्या होता है उसमें, उसने 700 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च बराबर 700 रुपया। और उसके बाद क्या, टेम्पो भाड़ा पर खर्च 50 रुपया। टेम्पो भाड़ा खर्च 50 रुपया खर्च कर अपने दुकान पर लाया और ग्राहक को 45 रुपये में भेज दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि उसका क्रय मूल्य कितना हुआ, क्योंकि इसमें खरीद मूल्य दिया है, खरीद मूल्य के साथ साथ भाड़ा भी दिया है, मरम्मत पर खर्च दिया है। तो मैं क्या आपको बताया फॉर्मूला लिखवाते समय कि क्रय मूल्य हम लोग तभी किसी राशि को बोल सकते हैं जब उसका भाड़ा, मरम्मत, जो भी डेंटिंग पेंटिंग करवाने में जो खर्च लग रहा है, एक्स्ट्रा खर्च, सबको जोड़ देने के बाद जो मूल्य प्राप्त होगा वो आपका क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य सबसे पहले इसका ज्ञात करेंगे हम लोग कि क्रय मूल्य बराबर क्या हुआ। तो क्रय मूल्य बराबर होता है बच्चों खरीद मूल्य प्लस, या मरम्मत पर भी खर्च हुआ है सबका लिख देंगे यहाँ पर, मरम्मत पर खर्च और प्लस टेम्पो भाड़ा भी है। जो भी एक्स्ट्रा खर्च हुआ है सबको सही रूप से लिख लेंगे, टेम्पो भाड़ा पर खर्च। उसके बाद जो हमको राशि प्राप्त होगा वो आपका क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर खरीद मूल्य कितना है, 3000 रुपया है, मरम्मत पर खर्च 700 रुपया है, और उसके बाद टेम्पो भाड़ा जो है वो 50 रुपया है। जोड़ दीजिए सबको तो कितना हो जाएगा, 3750 रुपया खर्च हो गया इसका। अब देखिए बच्चे वो क्या किया है कि विक्रय मूल्य मतलब उसका कितने रुपए में बेचा है, 4500 रुपये में बेच दिया है, 4500 रुपये में बेच दिया है। अब देखिए अब 3750 रुपया है और 4500, इसको पड़ा है टेलीविजन, ये 3750 रुपये में बेचा कितना में है, 4500 रुपया में। तो आप सोचिए कि लाभ हो रहा है कि हानि। कंडीशन क्या है, यहाँ पर क्रय मूल्य कम हो रहा है विक्रय मूल्य से, है ना। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, यहाँ पर 3750 रुपये बेच कर खरीद करके और 45 रुपये में बेचा है, तो लाभ का स्थिति हो रहा है। तो लाभ बराबर कितना क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
तो विक्रय मूल्य हो गया 4500 रुपया और क्रय मूल्य हो गया 3750 रुपये। घटा दीजिए 4500 में से 3750, 0 5 14 में से 7 गया, 7 0 हो गया, ये 750 रुपये क्या हुआ, इसको 750 रुपये लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालना है बच्चों, यही ज्ञात करना है ना। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा और हानि होगा तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। तो लाभ बराबर लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर 750 गुना 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है, 3750 है, 3750। चलिए 1 0 से 1 0 खत्म, कटा दीजिए इसको, 2 5 10, 5 से कटाइए, 5 7 35 और 5 25 और 75 दहा में 750, यानी कि 10 दूनी 20% इसको क्या हुआ, इस बिजनेस में लाभ हुआ है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करके आगे वाला प्रश्न को पढ़िए। आगे में प्रश्न क्या दिया हुआ है, स्वयं करके देखिए, दिया स्वयं करके देखिए ही पहले बनाइए, उसके बाद उदाहरण नंबर 4 को हल करेंगे हम लोग। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए इसमें स्वयं करके देखिए में क्या दिया हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नीरज ने एक रेफ्रिजरेटर 9000 रुपए में खरीदा। चलिए नोट करते जाते हैं, पहले ही संक्षेपण कर लेंगे प्रश्नों का। स्वयं करके देखिए में प्रश्न संख्या 1 है, रेफ्रिजरेटर का खरीद मूल्य दिया हुआ है। खरीद मूल्य बराबर 9000 रुपया है। कुछ समय काम में लेकर उसे रख रखाव मरम्मत पर खर्च 500 रुपया कर देता है। मरम्मत पर खर्च कितना करता है, 500 रुपया खर्च करता है और उसे 9000 रुपये में बेच देता है। विक्रय मूल्य देख लीजिए कितना है इसका, विक्रय मूल्य है जो 9000 रुपये में बेच देता है। 9000 में खरीदा है और कुछ दिन यूज करने के बाद 500 रुपया उसके रख रखाव खर्च मरम्मत में खर्च करता है और उसे फिर से 9000 रुपये में बेच देता है। तो बताइए कि उसे उस बिजनेस में लाभ हुआ या हानि होता है, जो भी, तो उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत भी ज्ञात करना है आपको। तो खरीद में सबसे पहले निकाल लीजिए क्या, रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य बराबर खरीद मूल्य प्लस मरम्मत पर खर्च या रख रखाव पर खर्च। तो खरीद मूल्य जो है वो 9000 रुपया है और मरम्मत पर खर्च जो है वो 500 रुपया है। टोटल रुपया कितना हो जाएगा, 9500 रुपया का उसका रेफ्रिजरेटर पड़ गया और उसके बाद विक्रय मूल्य दे ही दिया है 9000 रुपया। तो आप बताइए, विक्रय मूल्य 9000 है और क्रय मूल्य 9500 रुपया है, तो लाभ होता है कि हानि होता है, हानि होता है। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला, हानि होगा इसमें। तो हानि बराबर क्या होता है बच्चों, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, वेरी गुड, 9500 रुपया दिया हुआ है और विक्रय मूल्य कितना है, 9000 रुपया दिया हुआ है। तो 9500 में से 9000 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 500 रुपये इसको हानि हो रहा है। निकाल दीजिए अब आप लोग हानि प्रतिशत बराबर हानि
गुणे 100 बट्टा में क्रय मूल्य। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा एक बात इस प्रश्न के लिए। पिछला सेशन में भी जब मैं ये स्वयं करके देखिए पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चों ने हमसे पूछा कि सर वो टीवी तो 9,000 में खरीद करके 500 रुपया कब लगाया है, जब उसका प्रयोग कर लिया है तब ना, कुछ समय काम लेकर, तो जो काम लिया वो उसका फायदा है। ये समझ में आ रहा होगा। बच्चा वही बोला कि वो तो कुछ दिन उस टीवी को देखा था, उसके बाद में 500 रुपया लगाया, तो उससे तो फायदा होना चाहिए। लेकिन बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा कि उसको रख करके उसका प्रयोग करना, उससे वहां पर मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर यह है कि आपने उसको कितना में खरीदा था, वैल्यू की बात किया जा रहा है। हम लोग किसी भी बिजनेस में तभी लाभ हानि ज्ञात कर सकते हैं जब आप उसका वैल्यू आपके पास हो। वैल्यू नहीं रहेगा, मूल्य नहीं रहेगा, तो आप उससे लाभ हानि नहीं ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आया बच्चों? अगर मान लीजिए कि वो एक ऐसा मशीन होता जिसके चलते वो कुछ रुपये कमा लिया, जैसे कि कुछ ऐसे मशीन, जनरेटर हो गया, जनरेटर को इलेक्ट्रिक देने के वजह से उसने 9,000 में खरीद करके उससे 5,000 रुपया कमा लिया, हाँ, तो उस कंडीशन में लाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपने उसे यूज किया, यूज करके उसके बाद आपने बेचा, तो वहां पर उसका वैल्यू की बात नहीं हो रहा है। इसलिए इस प्रश्न में जो होगा हानि ही होगी। तो हानि बराबर, हानि प्रतिशत निकाल दीजिए, 5,000 गुने 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है यहाँ पर 9500। तो यह 0 2 0 खत्म और 19 5 95। चलिए 100 बटा 19 हो गया। चलिए अब इसको हम लोग पूर्णांक में चेंज कर देते हैं। 19 5 95, 10 में से 5 गया, 5 कट गया, ये 5 ऊपर चल गया, ये 19 नीचे आ गया। ये इस नियम से भी आप लोग पूर्णांक हल कर सकते हैं। 5.5 बटे 19% क्या हुआ, इसको हानि हो गया। चलिए नोट कीजिए, ऊपर के प्रश्न से हानि प्रतिशत के लिए सूत्र बनाइए। हानि प्रतिशत के लिए हमारा सूत्र हो गया ये। दूसरा नंबर प्रश्न के लिए भी जवाब मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, नोट कीजिए इसको। चलिए मिटा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर, उदाहरण नंबर है चौथा। अमित 2 कुर्सियां 550 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। एक कुर्सी को 550 रुपये में बेचता है, फिर दूसरे कुर्सी को भी 550 रुपये में बेचता है। इनमें से एक पर उसे 10% का लाभ एवं दूसरे पर 20% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य भी ज्ञात कीजिए। चलिए प्रत्येक कुर्सी का हम लोग क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और यहाँ पर प्रश्न भी क्लियर है कि एक पहला कुर्सी बेचता है तो उसको 10% लाभ होता है, और दूसरा कुर्सी जब बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। लेकिन दोनों कुर्सी, प्रति कुर्सी का क्या रेट है, 550 रुपये के हिसाब से बेचा है। तो चलिए सबसे पहले निकाल देते हैं पहले कुर्सी का क्रय मूल्य, तभी ना पता चलेगा कि उसे 10% कैसे लाभ हुआ, कितना में खरीदा था, क्योंकि 550 रुपये में ही बेचा है। पहले कुर्सी को भी 550 रुपये में बेचा तो उसको पहले कुर्सी पर 10% लाभ हो गया, और दूसरे कुर्सी को 550 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि हो जाती है। तो सबसे पहले देख लेंगे, यानी कि दोनों का क्रय मूल्य क्या है, अलग अलग होगा। सीधी सी बात समझ में आ रहा है कि दोनों को 550 रुपये में बेचा है, प्रत्येक कुर्सी को 550 रुपये में बेच रहा है, लेकिन एक पर 10% लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि हो जाती है, यानी कि दोनों का क्रय मूल्य क्या है, अलग अलग है। चलिए तो निकाला जाए पहले नंबर, पहले कुर्सी का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला लिखवा दिए हैं, क्या है बच्चों, अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है
तो आपको विक्रय मूल्य दिया है और आपको लाभ दिया है। लाभ की स्थिति में तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 और बाटा में 100 प्लस लाभ, यही फॉर्मूला है ना। चलिए फॉर्मूला पर रख देंगे। 550 रुपया है विक्रय मूल्य, 100 हो गया और 100 प्लस 10% लाभ हुआ है, 10 ऐड कर देंगे, बराबर 550 गुना 100 बटा में 110, 1 0 से 0 खत्म, 11 5 55। देख लीजिए बच्चों, ये 500 रुपया में पहले कुर्सी को खरीदा था और 550 रुपए में बेचा, तब जाकर के 10% इसको लाभ हुआ है। अब दूसरे कुर्सी को निकाल देंगे। दूसरे कुर्सी का क्रय मूल्य निकाल दीजिए। दूसरे कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर वही फॉर्मूला है, लेकिन इसको हानि होता है तो हानि प्रतिशत वाली फॉर्मूला लिखना है। हानि प्रतिशत की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 और बटा में 100 माइनस हानि, क्योंकि 20% हानि हो रही है ना। तो विक्रय मूल्य है 550 ही गुना 100 और बाटा में 100 माइनस हानि कितना है, 20% है, लिख देंगे 20%। तो 550 गुने 100 बटा में 80। चलिए कटा दीजिए इसको, 20 5 100 और 20 चौका 80, गुणा कीजिए, 0 50 25 और 50 25 और 2 2750 रुपया, 2750 बटा में 4 से भाग दीजिए। तो पहले 2750 को 4 6 का 24, 7 में 4 गया, 3 कट गया, तो 5 4 8 है 32, 5 में से 2 गया 3 0, 4 7 28 .0 4 25, यानी कि 687 रुपया 50 पैसा में 687 रुपया 50 पैसा में वो दूसरा कुर्सी को खरीदा था, लेकिन 550 रुपये में बेच दिया है, इसलिए उसको 20% की हानि होती है। क्या निकालना है इसमें, कुल लाभ या हानि ज्ञात करना है या प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य भी ज्ञात करना है। तो प्रत्येक कुर्सी का तो क्रय मूल्य मिल गया, पहले कुर्सी का 500 और दूसरे का 687। चलिए दूसरा प्रश्न का आंसर मिल गया। अब क्या करना है, कुल लाभ या हानि बताना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कुल विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा। कुल विक्रय मूल्य बराबर पहले को 550 में बेचता है और दूसरे को भी 550 रुपये में बेचता है, कितना हो जाएगा, 1100 रुपया हो गया। 1100 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर कुल क्रय मूल्य पहले कुर्सी को 500 रुपये में और दूसरे को 687 रुपये में बेचता है, 687.50 पैसा। तो 500 रुपये और 687.50 पैसे में बेचता है, तो बराबर कितना हो गया, 6 5 11, 1187 रुपया 50 पैसा इसका हो गया टोटल अमाउंट कुल क्रय मूल्य का। अब देख लीजिए क्रय मूल्य 1187 है और विक्रय मूल्य 1100 रुपया। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, हानि ज्ञात कर दीजिए। इसमें हानि हो रहा है क्योंकि क्रय मूल्य क्या है, बड़ा है विक्रय मूल्य से। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 1187 रुपया 50 पैसा माइनस 1100 रुपया, बराबर कितना हो गया, 87 रुपया 50 पैसा। यह आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चे नोट कीजिए इसको। चलिए नोट कर लिए। मिटा दे इसको। चलिए बच्चे आप लोग देखते जाएंगे, सीख जाएंगे, ध्यान देंगे तभी सीखेंगे। सही ढंग से ध्यान केंद्रित कीजिएगा, सब सवाल समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। बट्टा की बात आ रही है, डिस्काउंट
डिस्काउंट और आपको एक और मिलेगा वैल्यू एडेड टैक्स। तो सबसे पहले आप डिस्काउंट समझ लीजिए। डिस्काउंट बट्टा छूट, ठीक ना। देखिए बच्चे, डिस्काउंट जो है ना, हम लोग अगर कोई वस्तु ले रहे हैं तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो हम लोगों को लेने के लिए जो मूल्य देते हैं, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य जो है वो मेन वैल्यू होता है। जितना लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस करके अगर लिखा हुआ है तो उतना ही पैसा अगर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर उस पर सिर्फ अंकित किया गया है, आप किसी मॉल में जाइएगा तो आप मॉल में देखिएगा किसी कपड़ा को लेते समय उसमें दो प्रकार की रेट होती है। एक रेट होता है जिस पर कि आपको 10%, 20% ऐसे करके डिस्काउंट मिलता है। दुकानदार बोलता है कि आपको 10% डिस्काउंट करके आपको नीचे सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है। तो जो सेलिंग प्राइस होता है बच्चे, वो पैसा हम लोग को देना पड़ता है। लेकिन एक और ऊपर रेट लिखा होता है जिस पर कोई दुकानदार बोलता है क्या कि आपको 10% उसमें आपको हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जो उसको बोलते हैं हम लोग अंकित मूल्य। जो मूल्य को अंकित किया गया है उस पर, तो अंकित मूल्य पर ही हम लोगों को छूट मिलता है किसी भी सामान को लेने पर। मान लीजिए कि आपको एक बुके लेना है, फ्लावर का जो बनाया होता है बुके, उस पर बोला गया क्या कि उस पर 10% डिस्काउंट है। अब 10% डिस्काउंट किसी किसी वस्तु में, तो मान लीजिए तो मैं तो मॉल की बात कर रहा हूं, तो मॉल में तो सेलिंग प्राइस लिख देता है पहले ही। लेकिन कहीं कहीं आप जाइएगा और देखिएगा तो सब जगह वो दोनों रेट नहीं लिखा होता है, एक अंकित मूल्य ही लिखा होता है। और जब आप सामान लीजिएगा तो दुकानदार बोलेगा कि आप कोई भी सामान लीजिए, इसमें से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन 10% डिस्काउंट निकाल करके वो रेट लिखा नहीं होता है। आप बुके ले लिए, मान लीजिए 200 रुपया दाम है उस बुके का, 200 रुपया दाम है। अब इसको बोला गया क्या कि 10% डिस्काउंट है, तब यहाँ पर 10% इसका डिस्काउंट निकाल दिया जाएगा। तब इसका बुके का दाम देखिए कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 200 में से 20 घटा दीजिए, यानी कि 180 रुपया का वो बुके पड़ जाएगा। बात समझ में आए बच्चों? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम लोग को डिस्काउंट उसी मूल्य पर मिलेगा जो मूल्य अंकित होता है। जो मूल्य अंकित होता है उसी मूल्य पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है ना। और एक बात और आती है सेल्स टैक्स के लिए। सेल्स टैक्स भी यहीं पर समझ लीजिए। सेल्स टैक्स वो होता है बच्चे जो कि हम लोग कोई सामान लेते हैं और उस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। मान लीजिए कि आप 50 रुपए का सामान लिए, 50 रुपए के सामान लिए और 10% आपको सेल्स टैक्स देना है। सेल्स टैक्स देना है तो 50 प्लस 50 का 10%, यानी कि आपको 55 रुपया टोटल पेमेंट करना पड़ेगा। सेल टैक्स क्या होता है बच्चे कि हम लोग का जो सेलिंग प्राइस होता है उसमें वो टैक्स को ऐड कर देते हैं। टैक्स का मतलब ही आप समझ रहे हैं। टैक्स जो होता है वो हम लोग के द्वारा दिया जाता है, हम लोग के पॉकेट से अपना पैसा देते हैं। तो टैक्स को हमेशा क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? विक्रय मूल्य में हमेशा जोड़ देंगे। टैक्स की बात आएगी, सेल्स टैक्स हो, वैल्यू एडेड टैक्स हो, ठीक है। तो टैक्स की जब भी बात आएगी आप उसमें विक्रय मूल्य में जोड़ दीजिए। लेकिन अगर बात आती है डिस्काउंट छूट के लिए तो आप अंकित मूल्य में से उसके डिस्काउंट जो डिस्काउंट की राशि है प्रतिशत में दिया हुआ है उसको आप माइनस कर दिए। डिस्काउंट छूट छोड़ना है ना। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट। बट्टा भी बोल सकते हैं, छूट भी बोलते हैं। तो आप छूट से ही समझिए, तो उसे छूट छोड़ना है आपको, पैसा को क्या कर रहा है वो छुड़ाना है आपको। तो डिस्काउंट के लिए बात करेगा तो आपको इस प्रकार से करना होगा, ध्यान रखना है इसको। अब वैल्यू एडेड टैक्स के लिए मैंने सेल्स टैक्स के लिए भी बात बोल दी आपको। सेल्स टैक्स के लिए भी और यहाँ पर वैल्यू एडेड टैक्स के लिए भी, वैल्यू एडेड टैक्स के लिए भी टैक्स की बात आएगा तो बस जोड़ना है। ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है, ठीक ना। तो जब भी आपकी वैल्यू एडेड टैक्स हो या सेल्स टैक्स हो तो जोड़ना है, और डिस्काउंट वाली बात करें तो बस घटाना है। ये हमारा बात याद रखिएगा। टैक्स भाई, टैक्स हम लोग अपने पॉकेट से दे रहे हैं तो उसे जोड़ना होगा विक्रय मूल्य में। लेकिन वही चीज डिस्काउंट छूट कराना है, पैसा छोड़ना है, तो भाई क्या करना है, वहां पर विक्रय मूल्य से उसको घटा देना है जो प्रतिशत वाली राशि होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें प्रश्न दिया हुआ है बट्टा से संबंधित, उदाहरण नंबर 5 में है।
एक शर्ट का अंकित मूल्य 450 रुपए है। चलिए आ गई बात अंकित मूल्य की। अभी हम लोग बात कर रहे थे, प्रश्न में भी मिल गया। अंकित मूल्य बराबर 450 रुपया है और दुकानदार उसे 300 रुपए में देता है। दुकानदार उसे 300 रुपए में दे देता है, तो भाई विक्रय मूल्य हो गया ना 300 रुपया। ये जो दुकानदार दे रहा है ये विक्रय मूल्य हो गया। जैसे मैंने मॉल के लिए बोला अंकित मूल्य बराबर 300 रुपया, तो अंकित मूल्य जो हो गया आपका, ये इस पर डिस्काउंट मिलेगा 300 रुपया विक्रय मूल्य निकालना क्या है इसमें। अब बताइए कि शर्ट पर बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है, तो निकाल लेंगे। बट्टा बराबर या छूट बराबर या डिस्काउंट बराबर। बट्टा बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कितना आपको डिस्काउंट मिला है, यानी कि अंकित मूल्य कितना है 450 रुपया है और 300 रुपया आपका ये विक्रय मूल्य, यानी कि 150 रुपया आपको टोटल डिस्काउंट मिला। अब बट्टा प्रतिशत निकालना है, तो बट्टा प्रतिशत बराबर 150 रुपया मिला है कितना में 450 रुपया लिखा हुआ था, प्रतिशत में चेंज करना है 100 से गुणा कर देंगे। 15 तिया 45, 3 से कट गया, यानी कि 100/3 चेंज कर दिएगा तो 33.1/3% हो जाएगा। ये डिस्काउंट हो गया। नोट कर लीजिए इसको। बात समझ में आया बच्चों, बनाइएगा, सब समझ में आएगा इसमें। चलिए अगला नंबर सवाल दिया है उदाहरण 6 में। चलिए मिटा देते हैं इसको। उदाहरण नंबर 6 में देख लीजिएगा। उदाहरण नंबर 6 में दिया हुआ है एक सोफा का अंकित मूल्य। सोफा का अंकित मूल्य जो है यहाँ पर 16,000 रुपया दिया है, यानी कि अंकित मूल्य है तो डिस्काउंट होगा। सेल में 25% बट्टे की घोषणा की जाती है। सेल में 25% बट्टे की घोषणा की जाती है यहाँ पर, तो 25% बट्टे की घोषणा की गई। तो इस सोफा पर बट्टे की राशि क्या है और इसका विक्रय मूल्य भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सोफे पर बट्टे की राशि क्या है और 25% आपको यहाँ पर घोषणा किया गया है। तो सबसे पहले निकालेंगे क्या कि सोफा का विक्रय मूल्य बराबर, ये यहाँ पर अंकित मूल्य दिया हुआ है तो 16,000 तो अंकित मूल्य है, लेकिन इस पर क्या होता है 25% डिस्काउंट होता है, तो 25/100, ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, तो 16,000 माइनस गुणा कीजिए तो 0, 25 छक्का 150, 15, 25, 15, 40, 4,000 रुपया हो गया। तो 16,000 में से 4,000 घटा दीजिएगा तो 12,000 रुपया जो हुआ ये सोफा का विक्रय मूल्य हुआ। अब क्या निकालना है इसमें, सोफा बट्टे की राशि कितना होगा, बट्टे की राशि निकाल दीजिए। बट्टे की राशि कितना हो गया, 16,000 में से 12,000 को घटा दीजिए, बराबर 4,000 रुपया बट्टे की राशि हो गई। और ये आपका निकल गया सोफा का विक्रय मूल्य। अब इसमें बच्चे कुछ सवाल दिया हुआ है, स्वयं करके देखिए। मैं 1 नंबर और 2 नंबर सवाल दिया है, आप लोग इसको अपने से बनाइएगा। उदाहरण नंबर 7 मैं बता देता हूँ और 8वां बता करके वीडियो को एंड करेंगे। यहाँ पर 7वां नंबर सवाल देख लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिएगा यहाँ पर ये सवाल नंबर 7 के लिए नोट करिए और घर में बैठकर सिर्फ आप लोग रिवीजन कीजिए। रिवीजन करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं रिवीजन करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए 7वां नंबर सवाल पढ़िए। 7वां नंबर सवाल पढ़िए। उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 देखिएगा। एक साइकिल का मूल्य 2200 रुपया है तथा साइकिल के पंप का मूल्य 300 रुपया है। साइकिल का मूल्य जो है यहाँ पर 2200 रुपया है, 2200 रुपया। और साइकिल के पंप का मूल्य
साइकिल के पंप का मूल्य बराबर कितना है? 300 रुपया है। अब क्या होता है बच्चों, साइकिल का पंप का मूल्य कितना है? 300 रुपया दिया हुआ है पंप के लिए थे। अच्छा बताइए, किशोर को बिक्री कर सहित कुल कितना भुगतान साइकिल और साइकिल के पंप के लिए करना होगा, जबकि बिक्री कर की दर 5% है। बिक्री कर की बात आ गई, सेल्स टैक्स, तो लिख लेंगे क्या? साइकिल का मूल्य बिक्री कर सहित निकाल लीजिए। साइकिल का मूल्य बिक्री कर सहित कितना हो जाएगा? 2200 रुपया प्लस 2200 का 5%। बिक्री कर को जोड़ते हैं ना, जोड़ने का साइन दे दिया यहाँ पर, 00 से 00 खत्म, तो 2200 प्लस 22 5 110, यानी कि 22 1 2310 रुपया हो गया क्या? साइकिल का मूल्य हो गया बिक्री कर सहित। अब निकालेंगे साइकिल के पंप का मूल्य बिक्री कर सहित बराबर 300 प्लस 300 का 5%। का को जोड़ना है ना टैक्स को, तो 300 प्लस 15, यानी कि 315 रुपया क्या हो गया? साइकिल के पंप का मूल्य। लिख दीजिए कुल भुगतान बराबर कुल भुगतान की राशि कितना हो जाएगा बच्चों? 2310 रुपया है साइकिल का मूल्य, साइकिल के पंप का मूल्य 315 रुपया। जोड़ दीजिए 23 3 26, 26 10 15 25, यानी कि 2625 रुपया हो गया इसका टोटल भुगतान की राशि। चलिए नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद एक और लास्ट सवाल दिया हुआ है, उस लास्ट सवाल को हल करके वीडियो को एंड करेंगे। चलिए इसको नोट कर लिए, चलिए मिटा देते हैं। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है उदाहरण नंबर 8 में दिया है, शबनम ने एक कूलर 4% कर सहित 6500 रुपए में खरीदा। वैट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। वैल्यू एडेड टैक्स जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य क्या था? निकाल लेंगे। 4% कर सहित 6500 रुपया है। कर सहित मतलब सेल्स टैक्स के साथ में ऐड किया गया है, तो 6500 रुपया है। तो वैट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए बच्चे, यहां पर माना कि वैट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य बराबर 100 रुपया। प्रश्न से दिया हुआ है, प्रश्न से कि x प्लस x का 4% बटा 100 और यहाँ पर 6500 रुपया, ये पहले का मूल्य है ना, जो वैट जुड़ने से पहले 100 रुपया है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, ये 4% सेल्स टैक्स को जोड़ करके, वैल्यू एडेड टैक्स को जोड़ करके ना 6500 रुपया है। तो इसलिए प्रश्न से x प्लस x का इतना परसेंट कटा देंगे, 25 चौक का 100, तो x प्लस x बटा में 25 बराबर 6500 रुपया हो गया, बटा 1 कर लेंगे 25, तो 25x प्लस x बराबर 6500, तो 25 एक 26x बटा 25 बराबर 6500। चलिए तो 26x बराबर 6500 और ये गुणा में 25 हो गया, तो x बराबर 6500 गुणा 25 और बटा ये 26 आ गया। यहाँ पर कटा दीजिए, 13 दूनी 26 और 13 पाँच 65, कटा दीजिए इसको, तो 250 हो गया।
तो x बराबर 250 गुना ये 25 कितना हो गया 625 यानी कि 10 6250 रुपया बेड जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य था। बात समझ में आया बच्चों? बस आज के लिए बस इतना ही। प्रश्नावली जो है 8.2 के लिए अगले वीडियो में शुरू करेंगे। बच्चे आप घर में बैठ करके पढ़ाई कीजिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पढ़ाई का जो मूल मंत्र होता है ना, रिवीजन करना होता है। आप रिवीजन कीजिएगा तभी जाकर के आपका सही ढंग से पढ़ाई होगा। चाहे कोई भी विषय हो, मैथ के लिए, साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए, रिवीजन नहीं करते हैं तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। रिवीजन करेंगे तो सबसे ज्यादा आप विद्वता प्राप्त करेंगे। कहा गया है ना कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडीज। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए घर में अध्ययन कीजिए और विद्वता को प्राप्त कीजिए। थैंक यू बच्चों।